बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आज जो है टॉपिक है शेड्यूल टू रूल। प्रीवियस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डीएनसी एक्ट का डेफिनेशन है ना, और उससे रिलेटेड जो लीगल डेफिनेशंस है डीएनसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आने वाली हैं, और शेड्यूल टू एक्ट देख लिया था जिसमें हमने दो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल टू देखा था। आज है बारी शेड्यूल टू रूल की। शेड्यूल टू रूल कितने रूल हैं? देखो रूल कितने हैं, रूल है 1 से लेके 168 तक। कोई पूछे कितने रूल होते हैं डीएनसी एक्ट में, 1 से लेके 168 रूल। ठीक, पहली चीज, डीएनसी एक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 18 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। हर पॉइंट एकदम बुलेट पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा, कितने शेड्यूल हैं? कितने शेड्यूल हैं? ये जो 168 एक्ट है या 168 रूल है, जो इसके अंदर शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल हैं कितने? देखो, दो चीज होती है, एक शेड्यूल टू एक्ट है, एक शेड्यूल टू रूल है। शेड्यूल टू एक्ट 2, जिसमें हमने देखा था शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में क्या था? सिद्धा यूनानी की जो बुक्स थी, जो हमने बुक्स के फिगर्स वगैरह दिखाए थे। शेड्यूल 2 में कौन कौन से ड्रग इंपोर्ट की जाएंगे, उनके क्या क्या प्रोविजंस, उनके बारे में था। अब बात करते हैं आज शेड्यूल टू एक्ट की, शेड्यूल टू रूल सॉरी, है ना। शेड्यूल टू रूल, इसमें कितने हैं? इसमें है 25, ए से लेके वाई तक। देखो, ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, राइट। तो जेड छोड़ दो, बाकी सभी जितने भी लेटर्स हैं उन सभी नामों से हमारे शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल टू रूल में 25 शेड्यूल, 25 शेड्यूल हैं, ठीक, जिनके अपने अपने काम हैं। उनके अंदर क्या खास विशेषताएं हैं ये जाननी जरूरी है। इसके बिना फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा ना कोई इंडस्ट्री रन कर सकते हो बिना इसके, ना कोई फार्मेसी रन कर सकते हो, ना सिर्फ ये 25 शेड्यूल अगर आ गए तो बहुत सारे नंबर्स, मीन्स कोई हिंदुस्तान का फार्मेसी का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे 2-4 क्वेश्चन इन 25 शेड्यूल से ना आए। आज का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट डेडिकेटेड इन शेड्यूल्स पे। याद करने की कोशिश करना, 2 या 3 बार इसको वीडियो को देख लोगे रट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी जब पढ़ाई करी थी तो यही किया था, राइट। वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। अब शेड्यूल टू रूल में सबसे पहला जो शेड्यूल होता है, सबसे पहले सपोज करो आप जैसे फार्मेसी में जाते हो, फार्मासिस्ट हो गए, तो क्या करोगे भाई? कुछ भी कहीं नौकरी मांगने जाओगे, सबसे पहले आपको फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। मीन्स वह उस जॉब में अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? एक फॉर्म चाहिए। तो किसी भी जॉब को ये लाइसेंस के लिए शेड्यूल ए में क्या है? उन फॉर्म की जानकारी है। कौन सा फॉर्म, किस तरह के, होलसेल का लाइसेंस लेना है, रिटेल का लाइसेंस लेना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना है ना, या आपको CNF लेना है, किसी भी तरह के कोई फॉर्म की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ मिलेगा आपको? शेड्यूल ए के अंतर्गत, ठीक। तो शेड्यूल ए बेसिकली काहे के लिए है? फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन के लिए, है ना। अब अगर हम शेड्यूल बी की बात करें, इसमें पैसे की बात आती है। भाई जब कोई फॉर्म आप लेते हो, है ना, तो जो कुछ भी दवा वगैरह बनी आपके लाइसेंस के अंडर में, तो वो दवा सही है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग कहाँ होगी? टेस्टिंग गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में होगी, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। करेगा कौन? गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा। तो मुफ्त में तो करने वाला नहीं। तो इसमें प्रेस्क्राइब्ड फी, शेड्यूल बी में किस टेस्ट के लिए कितना चार्ज, किस टेस्ट एनालिसिस में जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में होगा, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा, किस टेस्ट में कितना चार्ज लगेगा, उस पैसे की जानकारी होती है। अब शेड्यूल सी और C1 की बात करें तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप DI के लिए अप्लाई करने जाते हो, है ना। तो बेसिकली ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए शेड्यूल C और C1 में आपका क्या है? 1.5 साल का क्या जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो शेड्यूल C-C1 का मांगते हैं, है ना। तो C और C1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है बेसिकली इसमें? इट प्रेस्क्राइब द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट। सी में क्या है? बायोलॉजिकल, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, यानी जिसको हम बोलते हैं जैविक, बायोलॉजिकल मतलब
जैविक या उनसे रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं, जो उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी बिक्री कैसी की जाएगी, उनका इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाएगा, वो सारी जानकारी। और C1 की बात करें तो कुछ अदर स्पेशल प्रोडक्ट जो इसी तरीके के हैं, विशेष प्रकार के उत्पाद इसी से मिलते जुलते हैं, उनके बारे में जो प्रोविजंस हैं, क्या क्या मानक लगेंगे, वो सारी जानकारी इस C1 में रहेगी। ठीक, तो C और C1 की बात हो गई। C और C1 जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप DI का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको C और C1 में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। फिर बात करते हैं शेड्यूल डी की, है ना। शेड्यूल डी में क्या है? शेड्यूल डी इसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसमें कुछ एग्जम्प्टेड होती हैं प्रावधानों में, मीन्स ऐसी दवाएं हैं, ऐसी दवाओं की सूची होती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे PCI ने बहुत सारी छूट दे रखी है। तो क्या बोलता है? प्रेस्क्राइब्ड क्लास, ऐसी प्रेस्क्राइब क्लास है, प्रेस्क्राइब क्लास की ड्रग है विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। बहुत सारे इसका अगर आप एप्लीकेशन करने जाओगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए तो इसके प्राविधान में बहुत सारे छूट मिले हुए हैं, है ना, कई प्रकार की छूट प्रदान की गई है। फिर शेड्यूल ई की बात करें। शेड्यूल ई में प्रेस्क्राइब लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। कैसे? पॉइजनस यानी विषैले पदार्थों की सूची है, इसमें पूरी लिस्ट है जो पॉइजनस सब्सटेंस की है। ठीक, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस शेड्यूल ई याद रहे। कभी भी सांप का जहर है, कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से पॉइजनस मेडिसिन होती हैं, वो सारी लिस्ट कहाँ मिलेगी? शेड्यूल ई में मिलेगी। हर एक शेड्यूल पढ़ने के बाद पॉज लो, थोड़ा सा वेट करो और दिमाग में सोचो कि इसमें आखिर क्या था। भाई सिंपली बात करें तो शेड्यूल ए में क्या था? फॉर्म्स और एप्लीकेशन थे। शेड्यूल बी में क्या था? उसके रिलेटेड फीस थी जो भी आप टेस्टिंग कराओगे। C और C1 में क्या था? बायोलॉजिकल, जैविक पदार्थ, बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट C1 में हो गए। डी में ऐसे सब्सटेंस की सूची थी, ऐसी ड्रग्स की सूची थी जिनके निर्माण के लिए, जिनको इंपोर्ट करना, जिनको मैन्युफैक्चर करना है, उनमें बहुत सारी छूट मिली हुई थी, मींस एग्जम्प्टेड थे। शेड्यूल ई की बात करें, क्या था? पॉइजनस सब्सटेंस, सिंपली पॉइजनस सब्सटेंस। इसी तरह 3-4 बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। फिर शेड्यूल E1 की बात करें। शेड्यूल E1 में ऐसी लिस्ट है जो ड्रग्स किसमें दी हैं? आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, मींस आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी पद्धति में कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंस हैं, उनकी लिस्ट है शेड्यूल E1 में। ई का ही पार्ट E1 है, बस थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया। ई में आपको पॉइजनस सब्सटेंस की सारी लिस्ट आ गई। E1 में क्या है? स्पेशल कर दिया उन्होंने कि आयुर्वेदिक में, यूनानी और सिद्धा में कौन कौन सी मेडिसिन हैं, पॉइजनस सब्सटेंस, उनकी लिस्ट। ठीक, शेड्यूल F की बात करें, प्रेस्क्राइब प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर ब्लड बैंक। शेड्यूल F, अगर आपको ब्लड बैंक खोलना है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, है ना, या ब्लड का कोई भी कंपोनेंट, प्लेटलेट्स का आपको सेंटर खोलना है ना, कुछ भी करना है ब्लड से रिलेटेड है, तो उसके लिए क्या है? आपको शेड्यूल F में जो भी प्रोविजंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं उन सारी चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब ब्लड बैंक खोलना है अगर किसी को, तो शेड्यूल F खोल के देख लो कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, तभी आपको उसका लाइसेंस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर शेड्यूल F1 की बात करें। अब एक ब्लड का तो कंप्लीट हो गया ब्लड ना, अब उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो हम F1 की अगर बात करें तो F1 में क्या करेंगे? अब देखो ब्लड की ही बात, चाहे F हो, F में कंप्लीट ब्लड की बात हो गई, F1 में फ्रैक्शन की बात करेंगे, रहेगी बात हमारी ब्लड के अगल बगल ही, है ना। F में क्या है भाई? इट प्रेस्क्राइब प्रोविजन एप्लीकेबल प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल वैक्सीन, सीरा या डायग्नोस्टिक एजेंट, है ना। अब देखो इसमें क्या है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें अगर आपको बैक्टीरियल सीरा बनाना है, डायग्नोस्टिक सीरम एंटीजेंट्स बनाने हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों का जो प्रोविज़न कहाँ मिलेगा? शेड्यूल F1 में मिलेगा। शेड्यूल F2 की बात करें, F2 में प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, जो कहीं कट पिट जाता है अगर तो सर्जिकल ड्रेसिंग कराई जाती है ना, तो वो सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या मानक होने चाहिए सर्जिकल ड्रेसिंग के, वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? शेड्यूल F2 में मिलेंगी। ठीक, तो सर्जिकल के मानक, सर्जिकल के स्टैंडर्ड्स कहाँ पे होंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के? शेड्यूल F2 में, है ना। शेड्यूल F में ब्लड बैंक या ब्लड का कंपोनेंट कोई अगर है। फिर
शेड्यूल F3 की बात करें, अम्बिलाइकल टेप, नाभिकीय टेप की बात करें, अम्बिलाइकल टेप के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, वो क्या होने चाहिए, मतलब अगर आपने अम्बिलाइकल टेप बनाया है तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो आपको शेड्यूल F3 में मिलेगा। ठीक, फिर बात करें शेड्यूल FF की, शेड्यूल FF की, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की बात की जा रही है। अगर आपको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बनानी है, नेत्र यानी आँखों से रिलेटेड अगर कुछ बनाना है ना, नेत्रों के उत्पाद बनाने हैं, आँखों के उत्पाद बनाने हैं, आँखों के प्रोडक्ट बनाने हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बनानी है, तो आपके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो शेड्यूल FF में है। मैं पहले बता रहा हूँ DNC एक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस शेड्यूल पे करना। ठीक, फिर बात करें शेड्यूल G की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल टाइप की ड्रग्स होती हैं, बिना और बहुत ही खतरनाक ड्रग होती हैं। ये हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही दवा लेनी चाहिए, ऐसे नहीं लेनी चाहिए। इसमें बेसिकली होते क्या हैं, अ प्रेस्क्राइब लिस्ट ऑफ ड्रग विच रिक्वायर्ड टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसी दवाओं की लिस्ट है, ऐसी दवाओं की लिस्ट है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस में ही लेनी है। जैसे हार्मोनल प्रिपरेशंस वगैरह हो गए, लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं और हार्मोन्स लेके बॉडी बनाते हैं और बाद में उसके साइड इफेक्ट में टाटाएं फेस हो जाते हैं, है ना। इस पर बाकायदे लिखा रहता है लेबल डायरेक्ट, शेड्यूल G ड्रग। शेड्यूल G ड्रग कहीं दिख जाए तो G से समझ लेना डेंजर है। इस ड्रग को छूना भी मना है, ऐसी ड्रग को तभी छूना जब आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले, तो आपका फिजिशियन बोले। इस पे कॉशन, प्रिकॉशन लिखा रहता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन को ये दवा लेनी खतरनाक है, शेड्यूल G। ठीक, अब बात करें भाई शेड्यूल H की, बहुत अच्छे से हर कोई जानता है, हर कोई जानता है क्या है, ऐसी ड्रग की लिस्ट है विच आर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो दवा, जो पर्चे पे दवा डॉक्टर लिख के प्रिस्क्रिप्शन देता है और प्रिस्क्रिप्शन पे आपको दवा मिल जाती है, वो सारी की सारी दवा काहे की होती है, शेड्यूल H की होती है। मतलब क्या, रिटेल ओनली, इसको रिटेल में कैसे बेचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन, जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का दिखाओगे तभी ये दवा मिलेगी। शेड्यूल H दवा पे डायरेक्शन लिखा रहता है, क्या, वार्निंग, टू बी सोल्ड बाय रिटेल। टू बी सोल्ड मीन्स उसको बेचा जा सकता है कब, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल, जब कोई डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख के देगा तभी वो दवा आपको मिलेगी। यही मतलब होता है ओनली फॉर प्रिस्क्रिप्शन। शेड्यूल H में वही दवाएं हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिल सकती, OTC मेडिकेशन इसमें नहीं होता, ओवर द काउंटर मेडिसिन इसमें नहीं होती हैं, राइट। तो शेड्यूल H की बात हो गई भाई। अब शेड्यूल H के बाद आता है शेड्यूल I, है ना। शेड्यूल I में क्या है, इसमें होता है प्रिस्क्राइब कैलकुलेशन फॉर प्रोपोर्शनल ऑफ पॉइजनस इन द सर्टेन केसेस। मींस जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो केस होता है उसका कैलकुलेशन होता है। क्या है, प्रिस्क्राइब कैलकुलेशन मींस किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेशन की पूरी जानकारी किसमें, शेड्यूल I में मिलेगी, है ना। कितनी डोज प्रिस्क्राइब करनी है, किस पॉइजन के लिए क्या करना है, वो डोज जो है कहाँ पे मिलेगी, शेड्यूल I में। फिर शेड्यूल J की बात करें, शेड्यूल J क्या, ये जादू मंत्र वाला है ना, पहले भी हम लोगों ने बात करी थी। ये जादू मंत्र वाला है, मीन्स उन बीमारियों की सूची जिनके उपचार बचाव के लिए औषधि अब दावा नहीं कर सकती, है ना। हमने फार्मेसी शुरुआत में ही इसके बारे में पढ़ लिया था कि ऐसी कोई भी दवा इस पूरे उसमें जो शेड्यूल में है, मींस वो एडवर्टीजमेंट मींस ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट करके देंगे अपनी इस दवा से, है ना। किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो हम उसको ठीक करके देंगे, किसी को पाइल्स हो गया है तो हम उसको ठीक करके देंगे, किसी को टीबी हो गया है तो हम उसको ठीक करके देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें दावा नहीं की जा सकती, मीन्स ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं ये करके दिखाऊंगा। इट प्रेस्क्राइब लिस्ट ऑफ एलिमेंट और डिजीज फॉर विच ड्रग मे नॉट
मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। मे नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लिख सकता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख सकता है कि हाँ भाई हम टीबी ठीक कर देंगे, लेकिन बाहर एडवर्टीजमेंट कहीं देखा लिखा, कहीं पे बाहर प्रचार में लगता हुआ कि जो है नहीं है ये दवा खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई दवा इस बात का क्लेम नहीं कर सकती, ऐसी वो जितनी दवाएं शेड्यूल जे में प्रेस्क्राइब हैं। अब शेड्यूल के की अगर हम बात करें तो शेड्यूल के औषधि की सूची जिनके निर्माण में कुछ प्रावधानों को छूट दी जाती है। इट प्रेस्क्राइब क्लास विच आर एग्जम्प्टेड द सर्टेन प्रोविजन अप्लीकेबल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो तो आपको कुछ एग्जम्पशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप ट्रस्ट में पैसे दान करते हो तो एडिशनल इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। आप फैमिली में किसी बूढ़े आदमी को कुछ गिफ्ट करते हो तो भी आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। उसी तरह से कुछ कैटेगरी की ऐसी दवाएं होती हैं कि उन दवाओं की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है, राइट। तो ये ऐसी दवाएं कहाँ हैं, शेड्यूल के की हैं। फिर शेड्यूल एल की बात करें, इट प्रेस्क्राइब लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो ये खाली प्रिस्क्रिप्शन ओनली मीन्स प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये क्या की जा सकती हैं, ये केवल प्रिस्क्रिप्शन पे ही सोल्ड की जा सकती हैं, शेड्यूल एल। और क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हेतु स्थान उपकरणों इत्यादि का की रिक्वायरमेंट होती है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो किस में दी गई हैं, वो शेड्यूल एल में दी गई हैं। ठीक, किसमें, शेड्यूल एल में, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस स्पेशली। ठीक है, तो एल में तो प्रेस्क्राइब ड्रग हो गई और शेड्यूल एल के साथ ही शेड्यूल L1 आता है, जिसका मतलब एल से मतलब है लेबोरेटरी, एल से मतलब लेबोरेटरी मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस किस तरह की होनी चाहिए वो सारे स्टैंडर्ड शेड्यूल L1 में आपको मिल जाएंगे। क्लियर, शेड्यूल L1 में क्या मिलेगी, एल फॉर लेबोरेटरी मींस गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। फिर शेड्यूल M की बात करें, शेड्यूल M का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देखो शेड्यूल M, जब कोई इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो उससे इंटरव्यू में शेड्यूल M के बारे में पूछते हैं। कंप्लीट शेड्यूल M उसको आना चाहिए, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर रन करनी है तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, वो सारी की सारी जानकारी शेड्यूल M में। तो आप में से जितने भी लोग, चाहे B फॉर्म हो, चाहे M फॉर्म हो, चाहे D फॉर्म हो, किसी भी उसकी अगर फार्मेसी बैकग्राउंड की हो और इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हो, तो शेड्यूल M पूरा ऑनलाइन फ्री में PDF डाउनलोड हो जाती है। उसको जरूर देख के जाना, शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू हो जहां शेड्यूल M के बारे में, भाई जाहिर सी बात है आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो शेड्यूल में इट प्रेस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रेमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, और एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करने के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, प्लांट में कैसे कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस है वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको शेड्यूल M में मिल जाएगी, है ना। ये कंप्लीट हो गया। फिर शेड्यूल M1 की बात करें, इसी में अब हमने डिवाइड कर दिया। जैसे होम्योपैथिक ड्रग की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, होम्योपैथिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो शेड्यूल M1 में उसकी डिटेल मिलेगी, उसका फैक्ट्री प्रेमाइसेस कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, ये सब शेड्यूल M1 में मिलेगा होम्योपैथिक। फिर शेड्यूल M2 की बात करें, अब यहाँ पे हमें कॉस्मेटिक्स बनाने हैं, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो यहाँ पे प्रेमाइसेस कैसा होगा, मींस बिल्डिंग कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ पे इक्विपमेंट किस तरह के होंगे, और वहाँ पे जो प्लांट है वो किस तरह से उसका हिसाब किताब होगा, वो सारी जानकारी आपको शेड्यूल M2 में मिल जाएगी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल M3 की, यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइसेस बनाई जाती हैं, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, भाई
जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उनके लिए फैक्ट्री प्रेमाइसेस कैसी होनी चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी जानकारी शेड्यूल M3 में है ना। तो M1 में होम्योपैथिक मेडिसिन हो गया आपका, करेक्ट। M2 की अगर हम बात करें तो M2 में क्या हो गया, M2 में सिंपल कॉस्मेटिक का हो गया और M3 में मेडिकल डिवाइसेस का हो गया। फिर शेड्यूल N की बात करें, शेड्यूल N क्या है, N का मतलब होता है नंबर, N का मतलब होता है नंबर, मींस मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट या मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है, जैसे आपको कोई फार्मेसी रन करानी है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट या मिनिमम नंबर ऑफ जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो मिनिमम फार्मेसी चलाने में, एक फार्मेसी स्टोर अगर आपको खोलना है तो कम से कम एक फ्रिज जरूरी है, कम से कम, मतलब वो मिनिमम क्राइटेरिया कि इससे कम नहीं चलेगा और इतना हो गया तो काम चलाऊ हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब जैसे 40% पासिंग मार्क है, 40 चलेगा वो मिनिमम है, 39 आ जाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक। तो मिनिमम 40, वैसे ही शेड्यूल N में क्या, कोई फार्मेसी रन कराने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट फॉर रनिंग द फार्मेसी, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट पॉजेस फॉर रनिंग द फार्मेसी, ये कहाँ मिलेगा, शेड्यूल N में मिलेगा कि मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। फिर ठीक उसी तरह से शेड्यूल O की बात करें, कल मैंने लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने शेड्यूल O बताया था। इसमें जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं उनकी सारी की सारी जानकारी शेड्यूल O में होगी। फिर शेड्यूल P की बात करें, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मीन्स ड्रग का जो एक्सपायरी है, ड्रग का सेल्फ लाइफ है, ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी, मीन्स किसी भी दवा का, जैसे RBC का कहते हैं लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, किसी ह्यूमंस का 100 साल होता है, वैसे किसी भी दवा का जीवन काल कितना होगा, उसकी एक्सपायरी कितनी होगी, उसका लाइफ पीरियड कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ शेड्यूल P में है। फिर शेड्यूल P1 की बात करें, शेड्यूल P1 में कितना पैक साइज, किस ड्रग का कितना पैक साइज बनाना चाहिए उसके भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, वो शेड्यूल P1 के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें शेड्यूल Q की, शेड्यूल Q में कलर की बात करते हैं, Q से कलर की बात करते हैं। कलर में देखो किसी भी दवा का क्या कलर होगा, ठीक, किसी भी दवा का क्या कलर होगा इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, शेड्यूल Q में। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। भाग 1 शेड्यूल Q1 में किस कॉस्मेटिक का क्या कलर होगा, किस लिपस्टिक का क्या कलर होगा, है ना, किस क्रीम का क्या कलर होगा, ये सारे स्टैंडर्ड शेड्यूल Q1 में होंगे। यहीं पे बात करें शेड्यूल Q2 की तो कौन से साबुन का कौन सा कलर होगा, कलर फॉर यूज इन सोप, सोप में कौन सा कलर यूज करना है, ये शेड्यूल Q2 में मिलेगा। फिर शेड्यूल R की बात करें, R में देखो ये स्पेशली सिंगल यूज लेटेक्स की बात होती है। जैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन जैसे कॉन्डोम वगैरह होते हैं ये किसके, रबर लेटेक्स के बनाए जाते हैं। इस जो कॉन्डोम है उस कॉन्डोम बनेगा उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कितना उसमें फ्रिक्शन होगा, कितना उसमें लेटेक्स होगा, कितना चिपचिपा होगा, कितना ड्राई होगा, कितनी देर तक चिपचिपा रहेगा, ये सारी जानकारी शेड्यूल R में रहेगी, ठीक। फिर शेड्यूल S की बात करें, शेड्यूल S में स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक की बात होती है। एक्सक्यूज मी, मीन्स कोई कॉस्मेटिक अगर बनाना है तो उस कॉस्मेटिक के मानक क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किस लेवल पे जाके बनाना है, वो सारी जानकारी शेड्यूल S में होगी। फिर शेड्यूल T की बात करें, इट प्रेस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, कहे कि फैक्ट्री प्रेमाइसेस क्या होगी, बिल्डिंग क्या होगी, इक्विपमेंट क्या होगा, हाइजीनिक कंडीशन क्या होगी, काहे के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करनी है अगर आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को, मीन्स आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स की अगर, जैसे पतंजलि चले जाओ, है ना, आयुर्वेदिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे शेड्यूल T एप्लीकेबल होता होगा। मतलब कहीं पे भी आपको यूनानी दवा बनानी है, कहीं सिद्धा की दवा बनानी है, कहीं भी आयुर्वेदिक की दवा बनानी है, तो शेड्यूल T में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि भाई आपकी प्रमाइसेस क्या होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कितना हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल T में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। फिर बात करें शेड्यूल U का मतलब होता है जितनी भी दवा आप बनाओगे,
यू का मतलब जितनी दवा आप बनाओगे उन सब का रिकॉर्ड शेड्यूल यू में रखोगे, इसीलिए यू शेप है। ये सबको ज्वाइन करता है, सबको कनेक्ट करता है। यू का शेप है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन का काम होता है। मीन्स पूरी जानकारी है, इसी में झूलती रहती है पूरी जानकारी, है ना। पूरी जानकारी इसी में झूलती रहती है। मीन्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स है तो वो सारा कहाँ रहता है, शेड्यूल यू के अकॉर्डिंग रहता है। अब शेड्यूल यू में U1 भी है। U1 में क्या है, इसमें स्पेशली जो रिकॉर्ड है कॉस्मेटिक का अलग है। शेड्यूल यू में पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड की बात की है, U1 में कॉस्मेटिक को अलग कर दिया गया। इसमें कंप्लीट जो है, जो भी कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो शेड्यूल यू में होगी। फिर शेड्यूल वी की, वी मतलब सुपर वेरी इंपॉर्टेंट। वी से मतलब ही है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज पेटेंट, दैट इज पेटेंट, है ना। पेटेंट मतलब क्या है, जो पेटेंट कैसे लेना है किस दवा का, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, कैसे लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब शेड्यूल वी में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पेटेंट, है ना। फिर शेड्यूल डब्ल्यू की बात करें, प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। ऐसी ड्रग्स मीन्स इसमें वो प्रिस्क्राइब ड्रग होती हैं कि जो आप जेनरिक नेम में मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग की जा सकती है सिर्फ जेनरिक। मीन्स याद रहे, शेड्यूल डब्ल्यू से मतलब होता है जेनरिक नेम ओनली। जेनरिक नेम्स किस में दिए, शेड्यूल डब्ल्यू में। फिर शेड्यूल एक्स की बात करें, एक्स बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, नार्कोटिक ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो दवा खाने से उनकी आदत हो जाए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एनडीपीएस एक्ट कंप्लीट शेड्यूल एक्स से भरा हुआ है, ऑलरेडी हम एनडीपीएस एक्ट पढ़ा चुके हैं। फिर बात करें लास्ट शेड्यूल की, यानी 25th, हमने कहा ना शेड्यूल कितने, 25 शेड्यूल। शेड्यूल 25 वाई में क्या होगा, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स किसके, जो इंपोर्ट की गई हैं, जो ड्रग इंपोर्ट होके आई हैं या कोई नई दवा जो मैन्युफैक्चर हुई है, वो दवा सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब उनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। अब वो क्लिनिकल ट्रायल में कौन कौन सी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको फुलफिल करनी है, वो सारी जानकारी शेड्यूल वाई में होगी। इस तरह से शेड्यूल टू रूल हमारा कंप्लीट खत्म होता है, जो कि वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनसी एक्ट का। किसी तरह की कोई समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके।